भट्टाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर भट्टाचार्य। प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। प्रियंका दिस साइड। क्योंकि पहला जो बड़ा ट्रिगर बाजार इस वक्त देख रहे हैं कि रेट हाइक का पीकअप कब तक आएगा। इन्फ्लेशन का शायद पीकअप बाजार मान रहे हैं कि इस रेट हाइक के बाद कमेंट्री पर नजर होगी और शायद कंसेक्यूटिव रेट हाइक्स जो हैं वो धीमे हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस बड़े ट्रिगर पर बाजारों में, अभी ग्लोबली बाजारों में, इंडियन मार्केट्स में तेजी जारी रहेगी या फिर वॉलेटिलिटी का बाउट अभी भी आ सकता है? मेरा मानना है कि नमस्कार, मेरे को अपने शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपके थ्रू आपके सारे व्यूअर्स को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली फेस्टिव सीजन आपको भी। फ्रॉम हियर ऑन। जो रेट हाइक की बात आ रही है वो काफी हद तक इसको लेके पैनिक मेरे ख्याल में मार्केट में ऑलरेडी पिछले 2-3-4 महीने में हम देख चुके हैं। और जो इन्फ्लेशन लेवल है वो हम पिछले 2-3 महीने से यही कह रहे हैं कि शायद यहाँ या अगले 1-2 महीने में कम होता नजर आए। और इसलिए जो अभी मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ी बहुत जो ये रिलीफ रैली है पर्टिकुलरली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको देखने को मिल रहा है कि शायद इस बार उनका आकलन इतना कठोर ना हो फ्रॉम अ रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। और इसलिए आपको थोड़ी बहुत रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, बट ये रिलीफ रैली ही है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अभी भी 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनका हमको उत्तर मिलना बाकी है। पहली बात उसमें ये कि हम जैसे अभी विंटर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और यूरोप में अभी रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसका अपना पीक का जो इम्पैक्ट होगा वो विंटर समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो है वो कितने हद तक बरकरार रहती है, कितने हद तक वो लोग मैनेज कर पाते हैं, ये देखना अभी हमारे सामने है। और दूसरा, चाइना में अभी जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लीडरशिप चेंज हुआ है, नए नए लीडरशिप ने अपना जगह संभाला है। तो उनका जो इनिशियल रुख है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो शायद ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी की तरफ हो एज अपोज टू ग्रोथ। सो ये दो जो है थोड़े से डिस्टेबलाइजिंग मेजर्स हैं, जबकि यूएस में इन्फ्लेशन पीक होना फेवरेबल मेजर है। तो इसलिए ग्लोबल मैक्रो को अगर सबको मिला जुला के देखें तो आई वुड से दैट अभी भी ये वोलेटाइल है। जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो ये है कि हमारे रिजल्ट सीजन में नतीजे अच्छे आए हैं और डोमेस्टिक डिमांड अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है। बिल्कुल। तो नतीजों की आपने बात की त्रिदीप, पूजा या गुड आफ्टरनून। हेलो। नतीजों में इस बार आपने कैसा एनालिसिस किया? ये इस बार का जो पूरा अर्निंग सीजन था इसको आपने कैसा देखा? कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर कि आपकी नज़र थी, जहां पर आप आउटवेट की राय दे रहे हैं, और कौन कौन से सेक्टर ने इस बार आपको निराश किया? अगर आप पूरे इंडिया इंक जिसको कहते हैं लिस्टेड पार्ट ऑफ इंडिया को दो भाग में डिवाइड करें, एक जो डोमेस्टिक फोकस है, जो जिनका डिमांड का दारोमदार लोकल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, और एक वो जिनका रेवेन्यू का दारोमदार ग्लोबल ओरिएंटेड है। तो ये दो के रिजल्ट्स जो है थोड़े से भिन्न आए हैं। जो डोमेस्टिक फोकस बिजनेस है उसमें हम लोगों को देखने को मिला है कि तेजी काफी हद तक बरकरार है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें जो वो कंपनीज जो कि अर्बन डिमांड को केटर करते हैं, उनके जो नतीजे आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो चाहे वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड हो। जबकि रूरल ओरिएंटेड कंपनीज में अभी भी उतनी हद तक तेजी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि रूरल कैश फ्लोज अभी भी पूरी हद तक रिकवर नहीं हुई है। ये हो गया डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस का सूरत हाल। अगर आप ग्लोबल बिजनेसेस देखें, जैसे आईटी सर्विसेज हुए, फार्मा हुआ, फार्मा के नतीजे अभी काफी हद तक आना बाकी है, पर आईटी सर्विसेज के नतीजों से ये देखने को मिला है कि थोड़ा बहुत ऑन फ्रिंजेस डिमांड में स्लो डाउन, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत स्लो डाउन है। उसका इम्पैक्ट शायद FY23 के नंबर्स में ना मिले, पर FY24 में ज्यादा देखने को मिले। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, दो भाग में अगर आप भाग करें तो जो डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनके नतीजे काफी बेहतर आए हैं, जो आप कह रही थी ऑटोज वगैरह उसके डिमांड में, उसके शेयर प्राइसेस में देखने को मिल रहे हैं। और ग्लोबल फोकस बिजनेसेस में अभी भी थोड़ी बहुत वीकनेस शेष। कुलदीप, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। सही कह रहे हैं आप, और रिजल्ट सीजन भी है और ऐसे में कई सारी कंपनियों के कई सारे सेक्टर्स के नंबर्स भी आ रहे हैं। लेकिन जहां पर पोर्टफोलियो बिल्ड करने की बात होगी, त्रिदीप आपकी राय व्यूवर्स को इस वक्त क्या होगी, इन्वेस्टर्स को क्या होगी? ग्रोथ स्टॉक्स पर फोकस किया जाए या अब भी वैल्यू स्टॉक्स जो हैं उन पर नजरिया बनाया जाए? धीरे धीरे एक फोकस जो है वो टिल्ट किया जा सकता है फ्रॉम वैल्यू स्टॉक्स टूवर्ड्स ग्रोथ स्टॉक्स। आपकी राय क्या होगी? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस पे मेरा एक व्यू है, 2 मिनट चाहूंगा समझाने के लिए। जी बिल्कुल। वो ये कि
इन्फ्लेशन भले ही कम हो जाए और जहां पे हम हैं पिछले 2-3 महीने से इन्फ्लेशन अगले 2-3 महीने में कम होगी वहां से, लेकिन इन्फ्लेशन आगे 3 से 4 सालों में शायद मीडियम टर्म में ज्यादा रहे एज अपोज टू पिछले 3-4 साल में जो हमने देखा है। सो ऐसे इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टेंसेस में जनरली इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ नहीं होके थोड़ा वैल्यूएशन ओरिएंटेड स्टॉक्स की तरफ ज्यादा होना चाहिए एज ए जनरल मेजर। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू ये दोनों दीज टू आर जेन्युइनली ज्वाइंट एट द हिप। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटीज आर द बेस्ट इन्फ्लेशन हेज। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलना चाहिए। इक्विटी एलोकेशन आपका बेहतर होना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ओवर द मीडियम टर्म। दूसरी बात ये कि इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टेंसेस में विद इन इक्विटीज में बच के रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे प्राइसिंग पावर हो, चाहे वो कंज्यूमर फोकस बिजनेस हो या इंडस्ट्रियल फोकस बिजनेसेस हो। प्राइसिंग पावर ही ऐसी एक दवा है जो कि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी के वोलेटिलिटी से बचाती है। सो फ्रॉम ए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू फोकस ऑन कंपनीज विद प्राइसिंग पावर एंड जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो 2-3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहिए, 3 से 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए एटलीस्ट। और उस टाइम फ्रेम में अभी भी मीडियम टर्म में इंडिया की कैपेक्स साइकिल की जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो कभी काफी हद तक स्ट्रांग है। रियल एस्टेट मार्केट में जो डेटा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं उससे मालूम पड़ रहा है कि शायद रियल एस्टेट सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है। और तीसरी बात ये कि इस बार काफी दिनों बाद सैलरी हाइक जो है वो बेहतर हुई है। सो धीमे धीमे कंज्यूमर कंपनीज विद प्राइसिंग पावर विल आल्सो स्टैंड टू कम बैक। सो अगर आप ये 3-4 थीम को ध्यान में रखें और जो मैंने प्राइसिंग पावर की बात करी वो ध्यान में रखें, सो इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन शायद फ्रॉम मिडियम टर्म स्टैंड पॉइंट काफी बेहतर हो सके। एक चीज़ थी प्रदीप, क्योंकि अमिडस्ट ऑल दिस वॉलेटिलिटी जो रिटेल इन्वेस्टर्स का और एचएनआईज का, जो डोमेस्टिक एचएनआईज का जो भरोसा था, वहाँ से लिक्विडिटी बाजार को काफ़ी मिली है। और हमने देखा भी जून के 15-200 के लोज से मेजरली आपको लार्ज कैप्स में बड़ी मूव दिखाई दी। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप भी चले हैं, लेकिन लार्ज कैप्स आपको 25-30-35% तक की मूव दिखा चुके हैं। अब यहाँ से आगे चाल जो आएगी वो बड़ी चाल किन में आने की उम्मीद है? क्या ब्रॉड बेस्ड रैली ज़्यादा देखने को मिल सकती है या लार्ज कैप विल कंटिन्यू टू परफॉर्म? क्या इस तरह का व्यू लेकर चलना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए ये लार्ज मिड और स्मॉल जो पिछले 2-3 महीने में हुआ है, इसको ये थोड़ा सा सर्कमस्टेंशियल है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले एफआईआईज काफी हद तक बिकवाली कर रहे थे और पिछले 2-3 महीने में उनका रुख शायद हमारे देश की तरफ थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा लार्ज कैप स्टॉक्स में बढ़ोतरी थोड़ा ज्यादा आया है और ये शायद नॉर्मलाइज हो जाए अगले 2-3 महीने में। बट मेरा जो मानना ये है कि अगले 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग as opposed to thematic stock picking or rather sector wise मैंने blanket stock picking का मेरे ख्याल में जमाना है। तो इसमें कंपनी स्पेसिफिक डायनामिक्स बहुत हद तक मैटर करेंगी। वो कंपनी कौन से सेगमेंट में है, क्या वो लीडर है, क्या उसमें प्राइसिंग पावर है, आर दे प्लेइंग इनटू एनी ऑफ द थीम्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। अगर ऐसा है तो वो चाहे लार्ज मिड और स्मॉल वो मैटर कम करेगा, बल्कि उसके इंडिविजुअल कंपनी डायनामिक्स ज्यादा मैटर करेंगे मेरे हिसाब से। प्रदीप, आपका एक व्यू डिफेंस कंपनियों पर भी लेना चाहेंगे। हाल फिलहाल में सरकार के काफ़ी सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स की वजह से हमने देखा कि डिफेंस शेयरों में फोकस और रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। इन कंपनियों के फंडामेंटल्स आने वाले समय के लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? ये थीम क्या आपको मीडियम टर्म के लिए ही अच्छी लग रही है या फिर लॉन्ग टर्म वैल्यू इन कंपनियों में दिखाई दे रही है आपको डिफेंस स्पेस में? इसको ये चीज को समझने के लिए अगेन 1-2 मिनट लेना चाहूंगा। उसमें ये है कि इंडिया में अगर इंडिया को जैसे वी आर इन द टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज, अगर इसको हम लोग को आगे बढ़ना है तो सेल्फ रिलायंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट मोदी जी का जो रुख है वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के डायरेक्शन में है। वो भी अगले 5 से 10 साल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखें तो काफी मीडियम टर्म थीम है। लेकिन जहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जितना हमको इन्वेस्टमेंट करना है वो इतना ज्यादा है कि अभी तक इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो हमारे शेयर प्राइसेस हैं, जो कुछ
डिफेंस ओरिएंटेड कंपनीज के मूव हुए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी कम हुए हैं। सो कहने का मतलब ये कि इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि सारे ऑर्डर अगले 6 महीने में आ जाएंगे, लेकिन अगर 3, 5, 7, 10 साल का अगर अपॉर्चुनिटी देखें तो यहाँ पे हमारी डिफेंस सेक्टर में का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिस्टेड स्पेस में अभी भी काफी कम है। और मेरे हिसाब से अभी कुछ हद तक आईपीओ आए हैं, कुछ आगे शायद आगे और आईपीओ आ जाएं, और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसमें ऑर्डर बुक की तेजी मीडियम टर्म के लिए बरकरार रहेगी। तो इसको मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए एज अपोज टू फ्रॉम अ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट। और मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट से हम हमारे पोर्टफोलियोज के थ्रू वी आर रीजनेबली बुलिश ऑन डिफेंस एज अ थीम। एब्सोल्युटली त्रिदीप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर ब्रॉडर आउटलुक आपका हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो त्रिदीप भट्टाचार्य यहाँ पर अपने आउटलुक देते हुए बीएसएफआई, ऑटो एंसिलरी, इंडस्ट्रियल्स एंड इंफ्रा जैसे सेक्टर्स हैं जो कि उन्हें लगातार पसंद आ रहे हैं।